हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। हीलिंग प्रोसेस में माता और पिता का बहुत बड़ा मेजर रोल है। ये जो पूरा हीलिंग प्रोसेस है, इसमें हम अपने अंदर के मदर और फादर, डिस्टॉर्टेड मदर एंड डिस्टॉर्टेड फादर, मतलब जो विकृत रूप में हमारे अंदर बैठे हुए हैं, एक विकृत मैस्कुलिन एनर्जी और एक विकृत फेमिनिन एनर्जी, ये दोनों का मिला जुला जो रूप हमारे अंदर अभी भी बैठा हुआ है, यही पूरा हीलिंग प्रोसेस इन डिस्टॉर्शन को हमारे अंदर से बाहर निकालता है। तो जो ये पूरा हीलिंग प्रोसेस है, इसमें हमारे अंदर जो भी नकारात्मक तरीके से जो भी एक शैडो जो हमारे अंदर पड़ गया है, हमारे मैस्कुलिन और हमारे फेमिनिन एनर्जी पे हमारे ऊपर जो एक शैडो पार्ट उसका पड़ा हुआ है, यानी कि उस पर जो एक लेयर बैठ गई है, ठीक है, उसी लेयर को हटाना इस पूरे प्रोसेस का, इस पूरे हीलिंग प्रोसेस का काम होता है। ये पूरा अवेकनिंग का प्रोसेस हमारे अंदर बैठे हुए वो सारे जो एक शैडो पार्ट है, उन सभी को रिलीज़ करवाना और उसे कम्प्लीटली एक बैलेंस्ड फॉर्म में लेके आना। एक जो बैलेंस्ड हमारे अंदर की जो मैस्कुलिन और जो फेमिनिन एनर्जी है वो कैसी होती है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर इंस्टॉल की जाएंगी। पहले उन सारे डिस्टॉर्शन पार्ट को रिलीज़ करा के तब जाके आप रियल इंटीग्रेशन में आ पाते हो, जो एक रियल बैलेंस्ड मैस्कुलिन फेमिनिन सेल्फ जो होता है हमारे अंदर। ओके, तो हमें ऑलरेडी पता है जो हमारे जो 7 चक्रास है, 7 चक्रास में जैसे कि रूट चक्र जो हमारा हो गया, ठीक है, मूलाधार चक्र, और फिर हमारा मणिपुर चक्र हो गया, जिसको हम कहते हैं सोलर प्लेक्सस, एंड फिर हमारा हो गया थ्रोट चक्र। ओके, थ्रोट चक्र, और हाँ, ये मेनली ये जो 3 चक्र हो गए, और इसको अल्टरनेट, ये तो पूरा यूनियन का स्थान है। तो हालांकि पूरे लेयर वाइज लेयर तो यूनियन होता ही है, बट जो ये मेन 3 चक्र जो होते हैं अल्टरनेट, मूलाधार, मणिपुर और ये विशुद्धि चक्र, ठीक है, ये 3 हमारे मैस्कुलिन एनर्जी को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चक्र में कितनी इम्प्योरिटी है, उसी हिसाब से हम बाहर के रियलिटी में चीज़ों को हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है, लो सेल्फ स्टीम है बहुत ज़्यादा, और साथ में हम खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, ये सब हमारे मैस्कुलिन एनर्जी का एक पार्ट होता है। तो अगर हमारे फादर से, अगर हम फादर की बात करें, अगर फादर का हमारे ऊपर कोई भी एक हेल्दी रिलेशनशिप हम उनसे नहीं बना पाए हैं, या फिर फादर के थ्रू हमें जो एक लव, जो कनेक्शन, एक जो हेल्दी कनेक्शन होता है, वो अगर हमने फील नहीं किया है, जो एक अटेंशन हमें जो फादर से प्राप्त होता है, एक पिता के नाते जो हमें एक प्रेम, जो अटेंशन, जो लव, जो केयर जो एक पिता से मिलता है, वो अगर हमें अपने लाइफ में नहीं मिला होता है, तो ये जो हमारा मैस्कुलिन एनर्जी है वो पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाता है, और उस पर जितने भी शैडो होते हैं, जो विकृति होती है, वो हमारे ऊपर पड़ जाती है। और इसी रीज़न की वजह से हम जब बड़े होते हैं और हम इस लाइफ को जीते हैं, जब इस लाइफ में मतलब जो बाहर से हमारा पाला पड़ता है, बाहर की दुनिया से हमें पाला पड़ता है, तो वहाँ पे हमें अपने उन शैडो पार्ट को डील करना पड़ जाता है, और हमें पता चलता है कि हमारे अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स है, ये सारी खामियां हैं, जो पिता की तरफ से वो सारी प्रॉब्लम्स आने की वजह से हम वो डील कर रहे हैं। और वैसे ही जब हम किसी लव रिलेशनशिप में जाते हैं, किसी पार्टनरशिप में जाते हैं, मतलब रोमांटिक पार्टनरशिप में हम जाते हैं, चाहे हम मैरिज कर रहे हो, या तो वहाँ भी सेम सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। जो इश्यूज़ हमारे फादर साइड से आ रही होती है, वैसे ही एक्सपीरियंस हम अपने रिलेशनशिप, एक पर्सनल रिलेशनशिप में भी फेस करने को हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पिता की तरफ से कोई भी अटेंशन आपको कभी बचपन से मिला नहीं था, ठीक है, लव अफेक्शन दूर की बात है, बट आपको अटेंशन तक नहीं मिला, ठीक है, उनकी तरफ से कोई भी जो एक
आपकी तरफ जो ध्यान देना है, जो आपकी तरफ जो एक केयर होना है, वो एकदम नहीं, जैसे कि पिता का होना ना होने के बराबर आपको महसूस होता रहा। ठीक है, तो इसके वजह से आप जब किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में जाओगे तो सेम इश्यूज़ आपको फील होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये पिता का एब्सेंट होना आपके लाइफ से आपके अंदर उन सारे शेडो पार्ट को दर्शाता है। मतलब आपके अंदर एक शेडो पार्ट, एक लेयर ऐसी क्रिएट कर देता है जो आगे जाके आप उन सभी लेयर्स को अपने लाइफ में बैड फॉर्म में एक्सपीरियंस करते हो। ओके, तो जैसे कि अगर पिता का आपको अटेंशन नहीं मिला है तो आपको हमेशा फील होता है कि जैसे कि आपको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, मतलब आपको इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, ये इग्नोरेंस वाली जो फीलिंग होती है ना, वो आपके अंदर बैठी हुई रहती है। वो अलग बात है कि समय के साथ आप उन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज कर जाते हो कि पिता का कोई अटेंशन नहीं है, पिता का होना एक स्ट्रेंजर की बराबर ही आपको महसूस हो रहा है कि कोई स्ट्रेंज आदमी है जो घर में रह रहा है, जिसको आप नहीं जानते, जिसको आप कहीं से रीड नहीं कर पाते, बस आप इतना जानते हो कि उनसे डर के रहना है। ठीक है, डर आपको बस उनके अंदर, आपके अंदर बैठा हुआ रहता है। तो इस वजह से आपको एक इग्नोरेंस वाली फीलिंग आपके अंदर बैठ जाती है। फिर चूँकि आपको कभी भी एक फ़ादर का लव क्या होता है वो आपने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं। ठीक है, ये मैं जनरली एक फ़ीमेल के सेंस में बता रही हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि एक पिता और जो माता, उससे हम काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। मतलब अगर हमारा रिलेशनशिप माता पिता के साथ बहुत ही टॉक्सिक रहा है तो हमारी पूरी लाइफ उसी हिसाब से डिराइव होती है, वैसे ही अफेक्ट हो जाती है। अगर मतलब माता पिता आपके लाइफ को बना भी सकते हैं और आपके लाइफ को उजाड़ भी सकते हैं। मतलब इतना अफेक्ट उनका पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी पे, बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। मतलब फुल हमारी जो पर्सनैलिटी है वो माता पिता से ही आ रही होती है। तो अगर उसमें डिस्टॉर्शन है तो वही डिस्टॉर्शन अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस करेंगे। लेट्स से अगर कोई एक लड़की है, कोई एक महिला है, ठीक है, वो अपने जीवन में माता से भी अफेक्ट होती है। ठीक है, बट ज़्यादा जो उसके ऊपर प्रभाव डालता है वो विपरीत लिंग वाला जो पेरेंट होते हैं, मतलब जो फादर होते हैं, जो विपरीत लिंगी है, यानी कि जो फादर है वो ज़्यादा उसके ऊपर अफेक्ट डालते हैं। क्योंकि माता का भी अफेक्ट आता है कुछ हद तक, उसका भी आपके ऊपर वो डिसबैलेंस क्रिएट करता है, बट जो ज़्यादा प्रभाव करता है वो ऑपोजिट सेक्स आपको ज़्यादा प्रभावित कर पाता है, तो वो है पिता। और वैसे ही जब एक लड़का हो चाहे एक पुरुष हो तो उसको पिता उतना अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे उसका अफेक्ट 30% मान लो, बट जो ज़्यादा प्रभावित करती है वो उसकी माँ उसको प्रभावित करती है कि उसकी माँ उसके प्रति किस तरीके से अपना अफेक्शन दिखा रही है, कितना ममता दिखा रही है, कितना सपोर्ट, कितना केयर, कितना नर्चर कर पा रही है। अगर ये सब उसके लाइफ से एब्सेंट है अपने माँ की तरफ से, तो एक लड़का यानी कि एक पुरुष उसी तरीके से अपने लाइफ में अफेक्ट हो जाता है। और जब आगे जिस भी रिश्ते को वो परस्यू करेगा, जिस भी रिलेशनशिप में जाएगा, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर हो, चाहे डॉटर के रूप में हो, चाहे सिस्टर के रूप में हो, वो सब में उसको कुछ ना कुछ विकृति देखने को मिलेगी। मतलब वो उसी टॉक्सिसिटी को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करेगा लड़कियों के रूप में। ठीक है, मदर फिगर के रूप में, चाहे वो मदर फिगर किस भी रूप में आई हुई हो, वाइफ के रूप में आई हो, चाहे गर्लफ्रेंड के रूप में आई हो, इसी तरीके से होता है। तो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हम होते हैं अपने माता पिता से, और स्पेशली ऑपोजिट सेक्स वाले हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो अगर एक लड़की का हम बात करें तो एक लड़की अपने फादर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। अगर उसके लाइफ में फादर बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहे हो, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, उनका होना ना होना एक ही बराबर रहे, तो फिर आप जिस भी रिलेशनशिप में आप जाओगे, जिस भी लाइक रोमांटिक रिलेशनशिप को आप एक्सपीरियंस करोगे, वहाँ भी आपको सेम इश्यूज़ आपको फेस होंगे। तो अगर आपके पिता ने हमेशा आपको इग्नोर किया है, अटेंशन नहीं दिया है, एक पिता का लव क्या होता है वो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो जब आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में जाओगे तो वहाँ पे आप पार्टनर नहीं ढूंढ रहे होगे, आप वहाँ पे एक फादर फिगर ढूंढने की कोशिश करोगे, जो आपको लव करे, जो आपको केयर दे, जो आपको हर लेवल पे आपको एश्योरेंस देता रहे, आपको एक सिक्योर फील कराता रहे।
तो वो सारी चीज़ें होंगी ही नहीं। हेल्दी रिलेशनशिप आप फील कर ही नहीं पाओगे, आप एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाओगे जब तक ये जितने इश्यूज़ है, जो फादर इश्यूज़ जो आपके अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, यानी कि आपके अंदर आपको अकेला वो जो कि आपको कोई प्यार नहीं करता, ठीक है, कोई आपको अटेंशन नहीं देता, ठीक है, आपको हर कोई इग्नोर करता रहता है। एक पिता का लव क्या होता है, एक जो अश्योरेंस जो पिता की तरफ से जो मिलता है, जो एक सिक्योर, जब एक लड़की बहुत ही ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर करती है अपने पिता के लव होने के कारण, वो सेफ्टी आप फील नहीं करोगे, आपको इनसिक्योरिटी रहेगी हर समय, और आपको अपने ऊपर ही आत्मविश्वास नहीं रहेगा, क्योंकि पिता का प्रेम मिलने के कारण आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जो एक बेस, एक सपोर्ट आपको महसूस होता है। लेकिन अगर वो सपोर्ट आपको कभी फील नहीं हुआ उनके प्रेम के अभाव के कारण, तो वो आप अंदर से एक लैक ऑफ सपोर्ट हमेशा फील करोगे। आपको हमेशा फील होगा कि आप इनसिक्योर हो, आप सिक्योर नहीं हो, आप अनसेफ फील करोगे। आप कहीं भी किसी भी रिश्ते को परस्यू करोगे या फिर कहीं भी जाओगे, आपको अंदर से सेंस ऑफ अनसेफ्टी फील होती रहेगी, ठीक है। और साथ में आपको लगेगा कि सामने वाला कभी भी आपको हर्ट कर सकता है, तो हर्ट करे उससे पहले आप ही उसको छोड़ के भाग जाओ, ठीक है। तो ये एक अबैंडनमेंट वाली इशू आपको अंदर से फील होती रहेगी। ये आपके फादर की तरफ से ही आता है, जिसमें कि फादर ने आपको हमेशा इग्नोर किया है। तो वो इग्नोर करना मतलब आप अपने आप को ही इग्नोर करना सीख जाते हो, और अपने इमोशंस को इग्नोर करना, खुद के एग्जिस्टेंस को इग्नोर करना, ये सब आपके अंदर बैठ जाता है। यही होता है शैडो पार्ट आपका, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा नेगेटिव पार्ट आपका क्रिएट हो जाता है, जिसको आपको हीलिंग के दौरान, ये जो अवेकनिंग का प्रोसेस है, एक एक करके इन्हीं सारे इश्यूज़ को आप हील करते हो लाइफ के एक्सपीरियंस को ले करके। अभी हम पहले जो लड़कियों को स्पेशली जो फील होता है, जो महिलाओं को जो अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंस करते हैं, उस पर पहले बात करते हैं। फिर जो पुरुषों को जो महसूस होता है, जो अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो जब एक लड़की एक लव रिलेशनशिप में जाती है, ठीक है, चाहे वो एक मैरिज में जाए चाहे ऐसे भी, ठीक है, वो जब किसी न्यू रिलेशनशिप में, किसी लव रिलेशनशिप में एंटर करेगी, तो वो कहीं ना कहीं जो एब्सेंट उसके लाइफ में एक फादर का रहा है, ठीक है, एब्सेंस जो रहा है, अपने पिता का जो एक प्रेम होता है, ठीक है, वो एक जो पिता का प्रेम जो होता है वो बहुत ही प्योर फॉर्म होता है, वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जो लस्ट से परे होता है, ओके। तो उसमें लस्ट नहीं होता, उसमें एक प्योर फॉर्म होता है वो प्यार का। तो वो उस प्रेम को वो ढूंढने की कोशिश करेगी, ठीक है। बट चूँकि पिता का एब्सेंट रहा है, कहीं से भी कोई प्रेजेंस नहीं रहा है होने, मतलब वो सिर्फ आपको खाना पीना रहना ये सब तो मिल गया, लेकिन जो रियल जो एक पिता का होने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होता है प्रेम देना, अपने बच्चे के प्रति प्रेम को एक्सप्रेस करना, उसको सपोर्ट फील कराना, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है एक पिता का जो कर्तव्य, जो एक धर्म होता है, ठीक है, पिता का होना। सिर्फ ये रोटी कपड़ा मकान ये तो आपको अनाथ आश्रम में भी मिल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको वहाँ पे कोई सपोर्ट मिल गया। रियल सपोर्ट इमोशनल होता है, ठीक है। तो चूँकि वो इमोशनल लेवल पे हर तरीके से लैक आपने एक्सपीरियंस किया, ठीक है, स्कार्सिटी आपने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, तो वही सारी जो इश्यूज़ पड़ी हुई हैं, वो सब अब आपको बैड एक्सपीरियंस के रूप में आप उसको फील करोगे अपने लाइफ में। तो जब आप किसी रिलेशनशिप में जाओगे, तो वो बिल्कुल आपको अपने पिता से जो एक्सपीरियंस हुआ था, वही आप वहाँ लव रिलेशनशिप में भी एक्सपीरियंस करोगे। वो जिस पर्सन से आप, स्पेशली अब मैं लड़की या फिर महिला की बात कर रही हूँ, तो जो आपका जो पार्टनर है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, वो आपको इग्नोर करेगा। जैसे आपको आपके पिता इग्नोर करते थे, कोई अटेंशन नहीं देते थे, आप इमोशनली रो रहे हो, इमोशनली वीक फील कर रहे हो, तो सामने वाला पार्टनर एकदम इग्नोर करेगा, वो समझने की कोशिश ही नहीं करेगा या समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये सारा क्या है, फिर आपको साथ में
एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, हमेशा आप अपने पार्टनर को लेकर इनसिक्योर फील करते रहोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं इसका किसी और के साथ या कहीं और इसका ध्यान जा रहा है। वो इनसिक्योरिटी आपको बार बार फील होती रहेगी, और वो होती क्या रहेगी, सामने वाला पर्सन आपको ऐसा मिल ही जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो सारे शेडो पार्ट पड़े हुए हैं। वो जो आपका एक लेयर, आपके मैस्कुलिन एनर्जी पे जो एक लेयर चढ़ गई है, वो सब आप एक्सपीरियंस करोगे। या साथ में फेमिनिन एनर्जी पे भी जो लेयर चढ़ गई है, क्योंकि आप जब ऐसे जो जहाँ फादर एब्सेंट है तो वहाँ मदर भी, मतलब जहाँ फादर का ना होना आपको अफेक्ट कर रहा है, वहाँ पे मदर का कुछ ज़्यादा ही होना आपको अफेक्ट कर जाता है। क्योंकि जब आपको मदर मिलती है जो वो भी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, जो वो भी विकृत है, तो क्या होता है कि वो जो महिला है जो मदर के माता के रूप में आपके जीवन में है, तो वो अननेसेसरी का आपको मतलब हर समय टॉन्ट करना, हर समय आपको आपको नीचा दिखाना, ठीक है, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, आपको कम में चलाने की कोशिश करना कि कम में मतलब हर चीज़ कम में रहो, ये मत करो वो मत करो, ठीक है, इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें, मतलब साथ में मदर की तरफ से जेलसी का होना, बहुत ज़्यादा अपने ही डॉटर से जेलस फील करना, और साथ में मदर का मदर की तरफ से जो डिस्टॉर्शन आ जाता है वो ट्रस्ट इशू भी होता है। तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी पे, आपका इंट्यूशन पावर एकदम ब्लॉक हो चुका होता है, क्योंकि मदर भी डिस्टॉर्टेड है, तो उसकी वजह से वो चीज़ें आप में ट्रांसफ़र होती है। आप सही इंसान को नहीं, आप अपने गट फीलिंग को हमेशा इग्नोर करते हो, ठीक है, अपने इंट्यूशन को आप हमेशा इग्नोर करते हो। आप बेसिकली आपको ट्रस्ट इशू आ जाते हैं। आपको अक्सर आप उन लोगों पे ट्रस्ट कर जाओगे जो रियल में बहुत ही गलत लोग हैं, उन पे आपको भरोसा हो जाएगा, और जो सही है उनकी तरफ आप जा ही नहीं पाओगे, ऐसा हो जाता है। तो एक ट्रस्ट इशू आप में आ जाता है, आप सही तरीके से आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, और साथ में आप अपने इमोशंस को खुद से कैसे एक डील करना है, खुद से कैसे अपने आप को संभालना है, वो आप संभालना नहीं सीख पाते। तो जब आप एक लव रिलेशनशिप में आप जाते हो तो सामने वाला पर्सन आपके उन सारे शेडो पार्ट को एक एक करके ट्रिगर कराता है। आपको ये सारे बैड एक्सपीरियंस होंगे, वो बैड एक्सपीरियंस इसलिए होते हैं क्योंकि आपके अंदर वो शेडो पार्ट पड़ा हुआ है, उसको ट्रिगर पे लाना होता है। और जब वो पूरी तरीके से आप एक्सपीरियंस कर लेते हो, एक बैड रिलेशनशिप को आप एक्सपीरियंस कर लेते हो, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि आपका जो शेडो पार्ट है ना, जो भी आपके अंदर नेगेटिव तरीके से जो एक लेयर बैठ गई है आपके प्योर फेमिनिन और प्योर मैस्कुलिन एनर्जी पर, वो पूरी तरीके से रिलीज़ तभी हो पाती है जब आप एक लव रिलेशनशिप में एंटर करते हो। चाहे आप मैरिज में एंटर करो, चाहे आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जाओ, ठीक है, वही ट्रिगर, क्योंकि वही आपको फुलेस्ट में आपको मिरर दिखा सकता है। ऐसे कोई भी जनरल रिलेशनशिप, जैसे कि कोई फ्रेंड हो गया, या फिर आप टीचर हो गया, या कोई भी ऐसे छोटे मोटे जो आपके लाइफ में एक रिश्ते के फॉर्म में जो रहते हैं, ब्रदर सिस्टर, वो उतना आपको ट्रिगर नहीं करेंगे, वो हो सकता है 10% ट्रिगर करे, ठीक है, बट जो फुलेस्ट में जो आपको मिरर कर पाता है वो सिर्फ आपका पार्टनर होता है। जब आप एक पार्टनरशिप में जाते हो वही आपको फुलेस्ट में मिरर दिखा पाता है कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है। तो सामने वाला पर्सन, जो रिलेशनशिप में आप जाओगे, स्पेशली मैं लड़कियों के सेंस में बात कर रही हूँ, तो उनको एक बहुत ही डोमिनेट करने वाला इंसान उनको एक्सपीरियंस हो सकता है, जो हर बात में डोमिनेट करता हो, जो बहुत ईगोइस्टिक है, बिल्कुल उनके फादर की तरह, ठीक है, बहुत ज़्यादा डराता हो, या फिर और हर बात पे या फिर झूठ बोलता हो या चीट भी करता हो। कई बार ये हमें एक्सपीरियंस होता है रिलेशनशिप में कि हमको एक चीटर पार्टनर मिल गया जो चीट करता है, ठीक है, तो ये सारी इश्यूज़ हमको देखने को मिलती है, और इस तरीके से आप अपने शेडो पार्ट को एक्सपीरियंस करते हो। सॉरी गाइज, लाइट चली गई। तो जब आप फुल्ली आप एक्सपीरियंस कर लोगे इन सभी बैड एक्सपीरियंस को रिलेशनशिप के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू, तब जाके आप पूरी तरीके से आप हीलिंग के प्रोसेस में हीलिंग को आप प्राप्त कर पाते हो, ठीक है, क्योंकि जब आप पूरी तरीके से जब आप सरेंडर मोड में आते हो, अब
जैसे कई लोग होते हैं कि एक रिलेशनशिप को छोड़ा, फिर उसके बाद वो फिर से किसी और रिलेशनशिप में गए तो उनको सेम एक्सपीरियंस हो रहा है जो पहले एक्सपीरियंस हुआ था, चीटिंग मिल गई, ठीक है, फिर से उनको सेम एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, फिज़िकल अब्यूज़ भी हुआ उनके साथ, मारना पीटना वगैरह, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया एक पार्टनर के थ्रू, ठीक है, फिज़िकल जो वायलेंस होता है वो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो जब वो फुल्ली फाइनली जब आप इसको रिलीज़ कर देते हो, जब आप फुल्ली सरेंडर करते हो, जब आप अवेकनिंग प्रोसेस में आते हो, तब जाके आपके ये सारे जो इश्यूज़ है वो जब आप सरफेस पे आ चुका है, अब वो रियल में एक एक करके हील होना स्टार्ट होते हैं। अब ये हील कैसे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो ये सारे इश्यूज़ है ना, वो आपके पिता के एब्सेंस होने की वजह से आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो। बहुत ही बड़े पैमाने पे आप इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो। एक पिता का एब्सेंट होना, एक पिता के प्रेम का एब्सेंट होना आपके कॉन्फिडेंस को एकदम हिला के रख देता है। आपको अपने ऊपर ही कोई आत्मविश्वास नहीं रहता, ठीक है, और इसकी वजह से आप कई बार आप गलत रिलेशनशिप में आप जा रहे होते हो। आपका पूरी तरीके से आपका थ्रोट चक्र का भी इशू होता है। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, ठीक है, आप अपने जो आपका ओपिनियन है आप उसको सॉलिड तरीके से आप रख नहीं पाते हो, यानी कि ये सारा आपके फादर इश्यूज से आ रहा है। आप थ्रोट चक्र में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ आ गई, ये सब आपका ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाएगा, आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक हो जाएगा, आप अपने लाइफ में मनी फ्लो को आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप कोशिश करोगे, आप बहुत मेहनत करोगे, बट जो एक अच्छा जो एक मनी का जो फ्लो होता है ना अपने लाइफ में, जो आप एक इंडिपेंडेंस को जो प्राप्त करते हो, ठीक है, जो आप आत्मनिर्भर होते हो, वो आप बनने में आपको प्रॉब्लम आएगी। आप कोशिश तो करोगे बट वो आप हो नहीं पाओगे, वो इम्प्योरिटी होने की वजह से, ठीक है। और साथ में जो आपका जो मदर इश्यूज़ है, तो मदर जब आपको मदर का भी प्रेम उस तरीके से अफेक्शन नहीं मिलता है ना, तो आपके अंदर वो सारी इश्यूज़, आपका जो इंट्यूशन जो पावर है वो सारा आपका ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। वो आप लोगों को पहचान नहीं पाते, आप लोगों को परख नहीं पाते। और साथ में आपका जो हार्ट चक्र है, जो कि फेमिनिन एनर्जी है, जो हमारा स्वाधिष्ठान हो गया, हमारा हार्ट चक्र हो गया, ठीक है, अनाहत जिसे हम कहते हैं, और जो हमारा थर्ड आई है, ये तीनों हमारा काफ़ी अफेक्ट होता है क्योंकि ये फेमिनिन एनर्जी से कनेक्टेड है। तो हम लोगों के साथ एक जो हेल्दी रिलेशनशिप है वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जब हमारा फेमिनिन एनर्जी पूरी तरीके से डिसबैलेंस होता है। जब हमारी माता की तरफ से जो इश्यूज हमारे ऊपर शैडो पार्ट आ जाते हैं, तो हम पूरी तरीके से जो इमोशनल लेवल पे जो एक बैलेंस होता है ना, वो हम नहीं प्राप्त कर पाते। इसीलिए हम किसी भी रिलेशनशिप को हम परस्यू करते हैं तो वहाँ पे हमको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और फेमिनिन एनर्जी मतलब ब्लॉक्ड होने की वजह से, ब्लॉक में नहीं कहूँगी, इम्प्योरिटीज़ आ जाना कहते हैं, क्योंकि ब्लॉक का मतलब है कि फिर तो बंद हो गया, आप उस ब्लॉक को हटा नहीं सकते। इम्प्योरिटीज़ उस पर आ जाना, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ को आप हटा सकते हो, उसको हटाया जा सकता है अपने आप को हील करके, अपने आप को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके वो सारी इम्प्योरिटीज़ हटाई जा सकती हैं, ठीक है। ब्लॉक कुछ भी नहीं होता, बस उस पर आपका लेयर चढ़ जाता है, ओके। इसी वजह से आप बाहर के रियलिटी में भी वैसे ही प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे होते हो। तो ये सारे इश्यूज़ आते हैं। वैसे ही जब हम पुरुष की अगर बात करें, एक लड़के का क्या होता है, अगर उसके मदर से वो अफेक्शन, वो सपोर्ट वो नहीं मिला होता है, जो एक ममता जो होती है, जो एक सपोर्ट होता है, ठीक है, अगर वो नहीं मिलता है, तो एक बिल्कुल एक लड़की की तरह, जैसे एक लड़की को अगर फादर फिगर एब्सेंट है ना, तो वो हाइपर इंडिपेंडेंट होने लग जाती है। या तो वो हाइपर इंडिपेंडेंट होने लग जाएगी, या तो वो हाइपर डिपेंडेंसी क्रिएट करेगी, यानी किसी पुरुष फिगर पे, किसी मेल फिगर पे वो इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा उसके अंदर टेंडेंसी हो जाएगी डिपेंड हो जाने की, ठीक है। या फिर वो हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाएगी कि मुझे किसी पे डिपेंड होना ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में, मुझे अपने पैरों पे खड़े रहना है, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। एक ये हो जाता है, ये डिसबैलेंस क्रिएट होता है। वैसे ही लड़कों में भी हो जाता है, जब माँ की तरफ से वो एक प्रेम, अफेक्शन, नर्चरिंग नेचर नहीं उनको प्राप्त होता है, तो उनके अंदर भी वो सेम डिस्टॉर्शन आ जाता है। उनके अंदर भी ये भावना आ जाती है खुद को प्रूफ करने की, ठीक है, कि मुझे भी एक
मतलब अननेसेसरी का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले बन जाते हैं कि मुझे इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, या तो वो हाइपर इंडिपेंडेंट होने लग जाएंगे और ख़ुद को अकेला महसूस करेंगे, या तो फिर वो किसी भी दूसरे फीमेल फिगर पे वो डिपेंडेंसी क्रिएट करेंगे, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाने में असमर्थ हो जाएंगे। उनके अंदर ये इश्यूज़ आने लग जाती है। वो कोई भी चाहते तो हैं कि कुछ कुछ अपने लाइफ में जो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करें, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे बिकॉज़ उनकी जो फेमिनिन एनर्जी होती है उसमें विकृति होने के कारण वो उन सारे चीज़ों को एक्सपीरियंस कर नहीं पाते एक बैलेंस्ड वे में। और जो एक ये भी डिसबैलेंस आता है एक पुरुषों में कि वो या तो हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हर चीज़ खुद से करना, हर चीज़ों को खुद से एक्सपीरियंस, मतलब सारी चीज़ें, पैसे कमाना, सब कुछ खुद, मतलब सारी चीज़ों का बर्डन अपने कंधों पे उठा लेना। और इसी वजह से वो अपने लाइफ में एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन को एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब एक वाइफ भी आएगी तो वो हाइपर डिपेंडेंट हो जाएगी उनके ऊपर, क्योंकि मदर से वो लव, वो अफेक्शन, वो नर्चर मिला नहीं होता है। इसी वजह से वो अपने लाइफ में एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन फिगर को ही एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स के फॉर्म में हो, रिलेटिव्स में कोई मदर फिगर हो, या फिर गर्लफ्रेंड के फॉर्म में हो, या फिर वाइफ के फॉर्म में हो, वो डिस्टॉर्टेड होगी, ठीक है। और साथ में 1 सेकेंड, तो जो भी अपने जीवन में एक पुरुष फीमेल के रूप में जिन भी रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करेगा वो सब डिस्टॉर्शन फॉर्म में ही होगा, कि विकृत फीमेल के एनर्जी में ही वो उनको एक्सपीरियंस कराएगी। या तो वाइफ हो गई, वो भी डिस्टॉर्टेड होगी, मतलब हर बात में पोक करते रहना, मतलब एक तो वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी क्रिएट करवाने की कोशिश करेगी, डिपेंडेंट होने की कोशिश करेगी, और भी हर चीज़ों में आपको ताने मारना। तो पुरुष के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब वो अपने लाइफ में एक ऐसे मदर फिगर से डील करते हैं जो पूरी तरीके से विकृत रही है, ठीक है, एक माता का वो अफेक्शन, वो सपोर्ट, वो नर्चर नहीं प्राप्त हुआ, एक इमोशनली एब्सेंट रही है, तो उसी तरीके से उसका लाइफ भी बहुत अफेक्ट हो जाता है। तो जब वो एक पुरुष अपने लाइफ में आगे जब जाएगा किसी भी पार्टनरशिप में, तो वो एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन को ही अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करेगा। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन का मतलब क्या होगा, या तो वो जो महिला होगी जो अपने वाइफ के रूप में या फिर गर्लफ्रेंड के रूप में जो एक्सपीरियंस करेगा वो बहुत ज़्यादा और हाइपर डिपेंडेंट होने की कोशिश करेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप पे आश्रित हो जाएगी, ठीक है, या फिर वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होगी। डिस्टॉर्टेड फॉर्म मतलब वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना, ताने मारना, ठीक है, हर बात में इमोशनल गेम खेलना आपके साथ, और साथ में आपको इररिस्पॉन्सिबल बताना, मतलब हर तरीके से आपको जिस तरीके से एक टॉर्चर कर सकती वो पूरी तरीके से इमोशनल गेम खेलती है। वो जब वो डिस्टॉर्टेड होती है तो वो पूरी तरीके से मतलब एक पुरुष जब परेशान होता है तो वो सीधे एक रख देता है, ठीक है, अग्रेशन में आके। बट एक महिला जब डिस्टॉर्टेड होती है तो वो आक्रामक तो हो नहीं पाती है, बट उसकी जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो इमोशनल तरीके से वो गेम खेलती है आपको परेशान करने के लिए। तो ऐसा ही होता है। तो आप अपने लाइफ में मतलब वाइफ के रूप में भी या तो बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर करना, आपको इवन हो सकता है कई ऐसे पुरुष भी होते हैं जो अपने लाइफ में एक डिस्टॉर्टेड मतलब फिज़िकल वायलेंस भी झेल जाते हैं। ऐसे पुरुष जो होते हैं जो उनकी वाइफ उनको मारना पीटना ये तक भी उनको सहना पड़ जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से और कई बार एक चीटिंग पार्टनर भी मिल जाती है उनको, जो चीट करना, झूठ बोलना, बहुत मतलब नेगेटिव बैड एक्सपीरियंस आपका होता है औरतों के साथ, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप था एक मदर फिगर के साथ वो उस तरीके का नहीं था, एक हेल्दी वे में नहीं होने के कारण आप अपने लाइफ में जो भी महिलाओं के साथ एक्सपीरियंस करोगे वो इसी टाइप की रहेंगी, ठीक है। बहुत ही नार्सिसिस्टिक उनका नेचर रहेगा और हर तरीके से आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना, आपके सेल्फ स्टीम को एकदम लो कर देना, ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से एक फीमेल भी एक्सपीरियंस करती है और इस तरीके से एक मेल भी एक्सपीरियंस करते हैं। बस दोनों लोगों का महसूस करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बट होता बिल्कुल एक ही जैसा है। बस माया की वजह से हमें लगता है कि पुरुष अलग स्त्री अलग है, लेकिन दोनों को एक्सपीरियंस एक ही जैसा होता है, एक ही जैसा अनुभव होता है, ठीक है।
तो इस तरीके से इतना ज़्यादा प्रभाव हमारे रिश्तों में पड़ता है अगर हम अंदर से अनहील्ड हैं। हमारे अंदर जो माता पिता जो बैठे हुए हैं, तो ये जो अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से हमारे अंदर जो ये डिस्टॉर्टेड जो विकृति आई हुई है ना, उसको रिलीज़ कराना। हमारे अंदर जो एक नेगेटिव वे में जो हमारे अंदर माता पिता जो बैठे हुए हैं, जो हमारे रियल माता पिता है, यानी कि क्या माँ आदिशक्ति, ठीक है, और जो परम पिता परमेश्वर है, आप शिवा बोलो है, जो भी बोलो, जो शिवा कॉन्शियसनेस है, या फिर आप शक्ति बोलो, ठीक है, ये जो एक रियल प्योर फॉर्म जो है, उनसे आपको कनेक्ट करवा के आपको पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों को रिलीज़ कराती है। तो ये अवेकनिंग का प्रोसेस ही ऐसा है। अब जैसे कि हम लोग को लगता है कि हीलिंग कैसे करें, तो ये जो प्रॉब्लम है हमारे अंदर, जो शेडो पार्ट है, वो हील कैसे होगा। हील अगर आप अवेकनिंग के प्रोसेस में आ गए हो, ठीक है, तो जो हमारे चक्रास है ना, जितने भी 7 चक्रास हैं, ये सब चक्र के अपने खुद का इंटेलिजेंस पावर है। वो खुद को कैसे हील करना है वो स्वयं ही जानते। इसी वजह से तो हमें अवेकनिंग के प्रोसेस में आने के बाद सिर्फ सरेंडर करना होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो एक ईगो जो लेयर चढ़ चुकी है डिस्टॉर्शन वाली, वो ईगो की लेयर है, जो बिल्कुल हमारे माता और पिता जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, उसी तरीके से हमारा सोचना और फंक्शन करना हो जाता है। तो उसी चीज़ों को हटाती है। इसलिए हम ईगो को हटा के हम जब पूरी तरीके से डिवाइन के आगे सरेंडर करते हैं, तब जाके वो हमें रास्ता दिखा पाते हैं कि आखिर हमें इस चीज़ों को हील कैसे करना है। और साथ में ये भी है कि जैसे कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, आपको 20-30 साल लगे हैं तब जाके आपके अंदर ये सारी जो लेयर्स क्रिएट हुई हैं। तो आप कैसे ये सोच सकते हो कि जस्ट बिकॉज आपको ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है, ऑब्वियस सी बात है, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां होने के चांसेस हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो तो आप बेसिकली अपने बॉडी को, अपने माइंड को अलाउ करते हो उन सारे प्रोसेस को स्मूथली होने के लिए। तो इतने लंबे टाइम के जो हमारे अंदर लेयर्स पड़े हुए हैं, आप कैसे सोच सकते हो कि ये सिर्फ 1 महीने में, 2 महीने में आपका हील हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जिसने इन सारे घाव को हमारे अंदर दिया है, यानी कि जो प्रकृति है, ठीक है, ये जो जीवन है, वही आपको हील भी करके देती है, वही आपको हील करेगी। और इसमें टाइम लगेगा, आपको पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन आप पेशेंस रख जाते हो, आप धैर्य से काम लेते हो, तो चीज़ें ऑटोमेटिक ही आपके सामने ला दी जाती हैं कि आप देखो आपका ये इशू है, आपको पिन पॉइंट करके बताती है कि आपका ये इशू यहाँ से आ रहा है, तो आप इसको अवेयरनेस के साथ देखो। और ऑटोमेटिक जैसे ही आपको पैटर्न दिख जाता है, आपका हील होने की दिशा में ही बढ़ गया। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें आपके इतने पुराने घाव पड़े हुए हैं, तो इसको टाइम लगेगा। बट हाँ, ऑब्वियस सी बात है, 30 साल लगे हो, 40 साल लगे हो इन सारे घाव को अंदर बनने में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 30-40 साल ही लगेंगे इसको हील होने में। बट हाँ, साल लग सकते हैं, 1 साल 2 साल, इस तरीके से सारी चीज़ें हील होने में। आपको इसलिए धैर्य रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और सरेंडर के मोड में आपको रहना होता है। हर बार आपको सरेंडर करना होता है। जब आपके अंदर से फ्रस्ट्रेशन आती है, जब आपके अंदर से एग्जाइटी होता है, ठीक है, स्ट्रेस होता है कि जो बाहर की परिस्थितियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल होती जा रही है, ऑपोजिट होती जा रही है, तो हम क्या करें। ओके, तो जितना आप सरेंडर करते हो उतना जल्दी आपके लिए रास्ता आपके लिए क्लियर होता चला जाता है। तो जो पूरी हीलिंग है ना, जिसने इसको दिया है, जिसने इस घाव को दिया है, यानी ये प्रकृति, वही आपको अपने तरीके से हील करके देगी। इसीलिए आपको बस सरेंडर करना होता है। और जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो आप करते ही हो, जो मेडिटेशन हो गया, या फिर जो भी आप अपना प्रैक्टिसेस कर रहे हो, चक्रास हीलिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, जो आपको सुटेबल लग रहा है, जिसमें आपको इन्जॉय फील हो रहा है, जिसको आपको करके एक शांति, एक सुकून महसूस हो रहा है, वो सब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। बट अल्टीमेटली जो रियल हीलिंग होती है ना, वो आप जब लाइफ में आप बाहर जाओगे, या फिर बाहर की सिचुएशन से या लोगों से मिलोगे, या जो आपकी तरफ आएंगे, या आप जिनसे मिलोगे, उसके थ्रू ही जो आपको ट्रिगर दिया जाता
आता है या फिर जो एक्सपीरियंस आप करोगे उसके थ्रू ही रियल हीलिंग हो पाती है। तब आप उस पैटर्न को रियल वे में पकड़ पाते हो। ऐसे आप नहीं होता कि आप बैठे हुए हो और मेडिटेशन कर रहे हो और पैटर्न आपको पकड़ में आ गया। नहीं, जब आप एक्सपीरियंस करोगे बाहरी तौर पे किसी से, और तब आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी कि ये क्यों हो रहा है, क्यों मेरे इसके साथ इस तरीके का रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, क्यों इस तरीके से नेगेटिव या टॉक्सिसिटी अभी मुझे झेलनी पड़ रही है। तो वो पैटर्न आपको समझ में आएगा कि वो यहाँ से पैटर्न आ रहा है, मदर की तरफ से आ रहा है या फिर फादर की तरफ से आ रहा है, चाइल्डहुड वुंडिंग है आपके अंदर, उसकी दिशा से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये पूरा जो अवेकनिंग का प्रोसेस है, ये आपको धीरे धीरे जो भी आपके अब तक आपने बैड एक्सपीरियंस किए हैं, रीज़न क्यों है, क्यों हमने इतना ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट से हम गुजरे और टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजरे, रीज़न इसलिए ना क्योंकि आपको बहुत ज़रूरी है रोशनी की वैल्यू क्या है। ये तो मैंने ऑलरेडी पहले भी बोला है कि रोशनी की जो वैल्यू उसको समझने के लिए, मतलब रोशनी होती क्या है, प्रकाश होता क्या है, उसको जानने के लिए पहले आपको अंधेरे को समझना पड़ेगा। ठीक है, अंधेरा एक्चुअल में उसका काम करता कैसे है। ठीक है, वो जो अंधकार है वो क्या होता है, जब आप उसको पूरी तरीके से एक्सपीरियंस कर लेते हो उस अंधकार को, जब आपका ये जो कंटेनर है, जो आपका ये जो वेसल है, ये पूरी तरीके से अब रेडी हो जाता है उस लाइट को होल्ड करने के लिए, उस विजडम को, उस ज्ञान को होल्ड करने के लिए। इसी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा ऐसे टॉक्सिक मदर फादर या फिर ऐसे टॉक्सिक फैमिली में हमारा एक्सपीरियंस कराया जाता है, हमें ऐसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हमें एक्सपीरियंस कराया जाता है, ताकि जब हम अपने लाइफ में उन सब चीज़ों को हील कर रहे हों और जब हमें एक सही लोगों से हमारा एक इनकाउंटर हो, तो हम डार्क को और लाइट को बहुत ही अच्छे से हम देख पाए, दोनों ही पक्षों को बहुत अच्छे से हम परख पाए। इसी रीज़न से हमें ऐसे नेगेटिव सिचुएशन को पहले ही डील करवा दिया जाता है, ताकि जब हीलिंग हो रही हो, जब हम हील कर लें और जब हमारे लाइफ में कुछ अच्छे लोग जब हमें मिले, तो हमें साथ में पहले तो वैल्यू भी पता हो उनकी, अपनी भी वैल्यू पता हो, और साथ में जो हमारे साथ जो पहले एक्सपीरियंस हुआ उन दोनों को हम बहुत अच्छे से परख पाएँ और एक जो हमारे अंदर वो विवेक क्रिएट हो सके। क्योंकि विवेक तो तभी आपके अंदर पनप पाता है जब आपने दोनों पक्षों को आप देख रखा हो। ठीक है, सिक्के के दोनों पहलुओं को आपने देख रखा हो, दोनों को समझ रखा हो, तभी आपके अंदर वो विवेक आ पाता है, तभी आप अपने लाइफ में एक सही निर्णय ले पाते हो। अगर आपने अपनी लाइफ में बस पॉजिटिव ही देखा है तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको किसी दूसरे के पेन को आप समझ ही नहीं पाओगे। कोई बोलेगा कि यार मेरे माता पिता बहुत ही दुष्ट थे, ऐसे थे, तो आप बोलोगे अरे छी कितना गंदा इंसान है ये ऐसे कैसे बोल सकता है या बोल सकती है अपने माता पिता को। वो इसलिए ऐसा बोल रहा है ना क्योंकि उसने एक्सपीरियंस नहीं किया। वही जो ऐसे माहौल को एक्सपीरियंस करेगा ना, वो बचेगा ही नहीं, वो मर जाएगा। ठीक है, और ये बोलने के लिए भी नहीं बचेगा कि तुम अपने माता पिता को ऐसे कैसे बोल सकते हो। नहीं बोल सकते क्योंकि कोई बोलना चाहता नहीं है। ठीक है, बट ऐसे लोग होते हैं ना कि उनके लिए ये शब्द भी, जो शब्द हम थोड़ा बहुत भी जो बोलते हैं ना, वो भी कम है। ओके, तो जिन लोगों ने बस अपने लाइफ में सपोर्ट और पॉजिटिविटी यही सब बस प्राप्त किया है, वाह सब कुछ अच्छा है, घर वाले अच्छे हैं, फैमिली अच्छा है, सब अच्छा है, तो उनको नहीं पता होता कि लाइफ के जो बैड फेजेस में कैसे डील करना है। ऐसे ही लोग जो अपने लाइफ में जब थोड़ी भी तकलीफ़ आती है ना, बस वहीं पे मर जाते हैं, बस वहीं पे ये टूट के बिखर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में इतना सपोर्ट देखा होता है, इतनी हर तरीके से चारों दिशाओं से इनको लाइफ में पॉजिटिविटी ही दिखी रहती है। तो जब ऐसे ही लोगों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो ये टूट टाट के स्वाहा हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या है, हमारे साथ जो हमको लाइफ में एक्सपीरियंस कराई गई है, ताकि हम एक लाइफ को बैलेंस्ड वे में देख पाए, एक बैलेंस नज़रिए को क्रिएट कर पाएँ, हमारा जो जीवन को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो सके, माइंडसेट बैलेंस हो सके। इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप पहले नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देख लो, अपने लाइफ में जितने भी बैड एक्सपीरियंस है वो आप कर लो, ताकि जब आपका लाइफ को पॉजिटिव दिशा में किया जा सके तो आप दोनों पक्षों को बहुत अच्छे से देख पाओ और आप एक पूरी तरीके से एक अवेकेंड इंसान, जो एक बैलेंस्ड होता है इंसान, आप उस दिशा में आ पाओ। अभी जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ, जैसे कि
जब मेरी अवेकनिंग हो रही थी, उस समय अवेकनिंग होने के दौरान ही जस्ट मेरे सामने वाले घर में एक लड़का था, ठीक है, वो भी मेरी एज का था उस समय। और उसकी जो मदर थी वो बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक थी, बहुत ज़्यादा। मतलब उसकी मदर हर बात में उसको टॉन्ट मारना, उसको टॉर्चर करना, उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना। और वो अपने घर का बड़ा लड़का ही था, ठीक है, और रहा होगा 23-24 साल, मतलब मेरी समथिंग एज का ही था वो। और उससे उसका ग्रॉसरी का शॉप था। तो एक दो बार ही बस मेरा इनकाउंटर हुआ था उससे। तो जब मैंने एक दो बार उसको देखा था ना, तो मुझे तो यही सब फील हुआ कि बहुत ही इनोसेंट लड़का है, क्योंकि उसकी आंखों से टपक रहा था, मासूमियत टपक रही थी। और उसकी माँ, मतलब अगल बगल के सारे लोग जानते थे, और सारे लोग बात तब करने लग गए, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर करना, बहुत ज़्यादा उसको बोलना, बहुत ऐसा, मतलब और उसके लाइफ में जो पिता थे वो ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी, वो नहीं थे। हाँ, बट उनकी मदर ने मतलब अपने ही घर के उसके भाई से शादी कर रखी हुई थी, ऐसे था। तो उस लड़के ने फांसी लगा ली। वो इतना टॉर्चर करती थी, इतना टॉर्चर करती थी, और साथ में उसको ऐसी बीमारी हो रखी हुई थी ना, वो एलिफेंटियासिस वाली बीमारी उसको हो रखी थी। लेकिन इतना टॉर्चर करने के बावजूद भी वो लड़का सारा काम कर देता था, सारा काम। सारे साइकिल से या बाइक से जहाँ भी जाना हो, कुछ सामान लेके आना हो, ग्रॉसरी मतलब शॉप में कुछ कमी हो रही है, वो सब सारा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सब करता था। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी माँ इतना ज़्यादा टॉर्चर करती थी, वो सह नहीं पाया, और सह ना पाने की वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। हालांकि मुझे ड्रीम भी आया था, मुझे ड्रीम एक दिन पहले ही आई, उसी समय मेरी अवेकनिंग हो रही थी। उसकी भी अवेकनिंग हो सकती थी वैसे, मुझे ऐसा फील होता है, अगर वो सह जाता उस पेन को। लेकिन कई बार लोग नहीं बियर कर पाते हैं और फिर ये सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सुसाइड उसने अटेम्प्ट कर लिया। मुझे ड्रीम एक दिन पहले ही आ गया था वैसे, जो मेरे अनुभव में है वो मैं शेयर कर रही हूँ। मुझे ड्रीम पहले ही नाइट में आ गया था, और जबकि मैंने उससे कोई इनकाउंटर भी नहीं किया था, बस एक दो बार बस के शॉप पे कुछ सामान लेने के लिए बस मैं गई थी, और मुझे ये ड्रीम आया था। उसमें मैं देख रही थी कि वो फांसी लगा रहा है, ठीक है। सुबह मैं उठी और मुझे लगा कि यार मैं उसको क्यों देख रही हूँ ड्रीम में, उसने फांसी लगा ली ऐसे ऐसे। फिर मुझे लगा कि ये ऐसे ही होगा। फिर अगले दिन उसने फांसी लगा भी ली, और मैंने फिर अपने बाद में अपने फैमिली को बताया कि यार मुझे पहले ही ये ड्रीम आ चुका था कि उसने फांसी लगाई है, बट मुझे लगा कि ये ऐसे ही कुछ ऐसा होगा ड्रीम, पता नहीं मैं उसका ड्रीम क्यों देख रही हूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। बट वहाँ पे मैंने भगवान का चमत्कार देखा। पता नहीं, लोग बोलते हैं कि फांसी लगाने वाले कायर होते हैं, ये वो होते हैं, मालूम नहीं कायर होते कि नहीं होते यार। जब किसी के साथ इतना ज़्यादा टफ सिचुएशन चल रहा हो, हर कोई कायर नहीं होता, कई लोग होते हैं जो नहीं सह पाते, वो सहन के बहुत ही बाहर हो चुका होता है। तो हालांकि ये सब काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि सी उससे क्या हुआ, वो मर गया, उसकी माँ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर सब लोग यही बात कर रहे हैं, पूरे मोहल्ले में यही बात हो रही है, मेरी माँ भी यही बात कर रही है, हालांकि वो खुद वैसी थी, ठीक है। लेकिन वो खुद बोली कि इसकी माँ तो उसको छोड़ती नहीं थी, इसको बहुत बोलती थी, देखो उसके आँख से एक आंसू तक नहीं निकल रहा है। कहाँ से निकलेगा भाई, कोई अटैचमेंट था ही नहीं अपने बेटे से, तो क्या ही उसके लिए कोई आंसू निकलता। तो सबके सब यही बात कर रहे थे कि बहुत दुष्ट है ये औरत, ये वो। और सोचो वो मर गया, उसके बाद उसकी फैमिली वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मरने का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा आप जी के दिखाओ यार, निकलो ऐसे इन्वायरमेंट से। अगर कोई इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ा के रखा हुआ है, निकलो उस जगह से, निकल के जी के दिखाओ साला। सीरियसली ऐसे ही होना चाहिए। और लाइफ में सक्सेसफुल वो भाड़ में जाए, पहले अपने लाइफ को एक बैलेंस और नॉर्मल लाइफ में लेके आओ, जहाँ पे आपके पास फ्रीडम है, पीस है, शांति है। वो सब सक्सेस सब आ जाएगा पीछे पीछे चल के, ठीक है। तो जब आप मतलब सोचो वो मर गया, और उसके बाद प्रॉपर पोस्टमार्टम होता है, वो भी होने नहीं दिए उसके घर वालों ने। फटाफट पुलिस आई, उसको पैसा वैसा दे के, घूस वूस दे के रफा दफा कर दिया गया। और मतलब आधे एक घंटे के अंदर अंदर, 1-2 घंटे के अंदर उसको पूरा दाह संस्कार करके हटा दिया गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी को कोई फ़र्क पड़ा उससे, कुछ नहीं। वो तो मर गया कि मैं मर जाऊँगा तो इन लोगों को समझ में आएगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आता यार। आप किसके लिए जान दे रहे हो, ऐसे फालतू लोगों के लिए जान दे रहे हो? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है जान देने की, जी के दिखाओ एकदम।
मतलब बाहर निकलो ऐसे इन्वायरमेंट से, और अपने आप के लिए लाइफ जो होती है, लाइफ आपको हर तरीके से सपोर्ट करती है। आप बस रिस्क नहीं लेना चाहते, आप रिस्क लोगे, आपको आगे का रास्ता ऑटोमेटिक आपको दिखता है। पूरी लाइफ ये जो अर्थ है ना आपको सपोर्ट करती है। जब आप सत्य के मार्ग पे चलते हो, अर्थ इतना एक सपोर्ट करती है कि इतना सपोर्ट साला इंसान भी कोई नहीं कर पाता है। मैंने किसी इंसान को नहीं देखा इतना सपोर्ट करते हुए जितना मैंने अर्थ इस धरती को सपोर्ट करते हुए, मतलब इससे ज़्यादा सपोर्ट मैंने अर्थ से पाया है, जो बहुत ही मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी आपके लिए मदद पहुंचाती है। ओके, तो ये सारा चीज़ें, सो यहाँ पे उसके साथ कितना ज़्यादा ये इशू था। लेकिन मैं यहाँ पे अपना एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। जैसे कि एक्सपीरियंस ये हुआ ना कि वो मर तो गया वो लड़का, लेकिन उसका वापस से रीबर्थ हो गया। अब मैं ये, बहुत लोग बोलेंगे कि अरे ये क्या बोल रहे हो, लेकिन ये मेरा खुद का अनुभव है, ठीक है। इसमें कोई लॉजिकल काम नहीं करने वाला, बट मैंने एक्सपीरियंस किया था क्योंकि उस समय अवेकनिंग हो गई थी। और 1 साल बाद उसकी सिस्टर का जो बच्चा हुआ था, ठीक है, वो मेरे घर आया। 1 साल बाद उसका सिस्टर का बच्चा हुआ, उसकी डेथ होने के 1 साल बाद। तो जो वो मेरे ही घर आया, वो मेरे ही घर आता था। जो पहली बार जब वो मेरे घर पे आया, तो जब मैंने उसकी आँखों में देखा, वो मुझे घूरे जा रहा था। मतलब इस तरीके से एक टक होके कोई बच्चा मुझे आज तक कभी देखा नहीं, लेकिन वो जिस तरीके से मुझे घूर रहा था, मेरी माँ के गोद में था जब आया था तो और उसकी आंखें, मुझे ऐसा फील हुआ कि यार इसकी आंखें तो बिल्कुल उसी की तरह है, उसी लड़के की तरह है, एकदम डिट्टो है। और वो ऐसे मुझे देख रहा था, ऐसा लग रहा है कि वो बताना चाह रहा है कि देखो मैं वापस आ गया हूँ, मतलब मेरा जन्म हो गया है। और इस बार उसका जन्म हुआ है उसकी बहन के बेटे के रूप में। तो मुझे उस समय, मतलब मैं खुद इतना परेशान थी, और अंदर से मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था कि यार मैंने उसके ड्रीम में उसको देखा आत्महत्या करते हुए, और मैं उसको किसी तरीके से बचा नहीं पाई। मैं समझ ही नहीं पाई, तो बचाना तो दूर की बात है, ठीक है, डिस्कस भी नहीं कर पाई। और मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था कि कितना गलत हो रहा है भगवान, ये कितना बड़ा अन्याय है। लेकिन जब मैंने उसको वापस उसके सिस्टर के बच्चे के रूप में देखा, उसको बर्थ मिल गया है, तो मुझे बहुत ही, मतलब एक अंदर से इतना सुकून फील हुआ कि थैंक गॉड। वरना लोगों से मैं सुनती थी कि लोग सुसाइड कर लेते तो उनको पता नहीं कौन सी योनि में डाल दिया जाता है, फलना ढिकाना, बहुत ही नर्क में जाते हैं ये वो। लेकिन जब मुझे ऐसा फील हुआ कि माय गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, आपने इसको वापस से आपने जन्म दे दिया, और एक बेटर अपनी सिस्टर के घर में वो जन्म लिया है। इसका मैं कोई लॉजिक नहीं बता सकती, बट ये मुझे पूरी तरीके से फील हो गया था, मुझे ये पूरा महसूस हो गया था कि ये वही है। उसकी आँखों से मुझे महसूस हो गया था, और वो जिस तरीके से मुझे घूर रहा था ना, वो ऐसा लग रहा था कि मुझे बताना चाह रहा है कि मैं ही वही हूँ जो मैंने वापस से जन्म लिया है। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट ये मैंने एक्सपीरियंस किया, और तब मुझे डिवाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो गया कि थैंक यू सो मच गॉड कि उसके साथ आपने अन्याय नहीं किया। मतलब ऑब्वियस ही बात है, आप मर जाओगे तो आपको फिर शुरू से शुरू हर चीज़ करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप मरो ही मत ना। मरने का कोई सोल्यूशन नहीं है ना। आप जी के दिखाओ, पूरा कंप्लीट करो अपना सब, जितना हीलिंग फीलिंग है सब कंप्लीट करो, और आपको पूरा आपको असिस्टेंस मिलेगा, आपको पूरा हेल्प मिलेगी डिवाइन की तरफ से। तो बिल्कुल भी आपको गिव अप नहीं करना है। तो जब आप अपने पूरी तरीके से अपने मदर और फादर जो आपके अंदर वुंड पड़ा हुआ है, अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस आप कर लेते हो, तब जाके आप पूरी तरीके से फुल कॉन्फिडेंस में आ पाते हो, खुद को आप एक्सप्रेस कर पाते हो, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ता है, आप लोगों को पहचान पाते हो सही तरीके से, आप बाउंड्री क्रिएट करना सीख जाते हो, जो आपके मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ से आता है, जो एक बाउंड्री क्रिएट करना होता है वो आप सीखते हो। आप डिटैचमेंट को प्रैक्टिस कर पाते हो, ठीक है, और साथ में आप अननेसेसरी के किसी पे डिपेंड होने की कोशिश नहीं करते। वो डिपेंडेंसी की जो एक टेंडेंसी होती है हमारे अंदर कि कोई पुरुष रहे और हमारे जीवन में जो हमें संभाल ले, वो सारा चीज़ आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आप पूरी तरीके से एक वेल बैलेंस इंडिपेंडेंस को अपने लाइफ में अचीव कर पाते हो।
ठीक है। ये जो टेंडेंसी आती है ना कि कोई हमको संभाल ले, कोई हमें कोई पुरुष आके हमें बचा ले, वो ये सारा जो एक लैक माइंडसेट से, एक जो हमारे अंदर जो आपके अंदर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी है वहाँ से आ रही होती है कि आपके अंदर जो विकृति होती है, जो एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन होती है ना, वो हमेशा चाहती है किसी पुरुष पे वो डिपेंडेंट हो जाए, कोई उसको संभाल ले, कोई उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। तो जब आप फुल्ली बैलेंस फेमिनिन में आते हो ना, आप किसी पे आश्रित होना बंद करते हो और खुद के जो इंडिपेंडेंट, जो खुद की इंडिपेंडेंसी पे जो आपको काम करना है, खुद को आत्मनिर्भर जो बनाना है, उस दिशा में आप बढ़ते हो। ठीक है। आपको अपने अंदर ही जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसका पावर क्या होता है वो आपको समझ में आता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियोस पे। टिल देन बाय।